Hi, life becomes more fun after you have learned how to manage your anxiety and stay calm. Stay calm. Today is 11th of June 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। म्यांमार फॉरेन कंट्री है विच इज क्लोजेस्ट टू अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंड लॉक्ड है प्रोटेक्टेड पोर्ट इन इंडिया। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं नीलगिरी जंक्शन पे। मणिपुर बाउंड्री शेयर करता है असम से, नागालैंड से एंड मिजोरम से। दिस इज द मैप ऑफ मणिपुर। चेनाब रिवर पे है दुल्हष्टी पावर प्रोजेक्ट स्टेशन और कपिलधारा फॉल सिचुएटेड है नर्मदा रिवर पे। आज के सवाल है MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स हैं आर प्रोक्योर्ड बाय इंडियन नेवी फ्रॉम विच कंट्री। अरावली माउंटेन्स है, अरावली रेंज है। दिस इज स्प्रेड इन विच ऑल स्टेट्स। विच इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप has announced the minimum global tax on multinational companies 15%. Who has recently won the prestigious International Booker Prize? Where is headquarter of NABARD? And sixth question is the Great Living Chola Temples is a UNESCO World Heritage Site. It is located in which state? So these are six questions for today. आज की vocabulary है congruity. इसका मतलब है agreement में है, quality of agreeing, being suitable and appropriate. इंटरलॉक्यूटर अक्सर वो पर्सन होता है who takes part in a conversation. दो पर्सन बात कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंट लैंग्वेज है या फिर कुछ मीडिएशन कराना है तो इंटरलॉक्यूटर आता है। प्रोक्लिविटी का मतलब है एक नेचुरल इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स समथिंग। अबेरेशन का मतलब है अ स्टेट और कंडीशन मार्कली डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्म। ये नॉर्म है और उससे कुछ अलग हटके। एक्लेक्टिक रीडिंग। एक्लेक्टिक का मतलब होता है डिराइविंग आइडियाज, स्टाइल, टेस्ट फ्रॉम अ ब्रॉड एंड डाइवर्स रेंज ऑफ सोर्सेज। बहुत वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट का नॉलेज है। So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. आज के टॉपिक्स हैं ओडिशा के जो ट्राइबल्स हैं दे आर फ्लीइंग विलेज फियरिंग वैक्सीनेशन हेजिटेंसी। इस पे हम एक सवाल भी देखेंगे। दिस इज बुद्धदेव दास गुप्ता जी, रेन इन द ऑफिंग। दिस इज चाइम, टेलीस्कोप चाइम। टेरर इन द साहिल रीजन, ये सहारा डेजर्ट है और इसके नीचे ये साहिल रीजन है। द ड्रीम ऑफ अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड लीड आर्टिकल है। द रोप ऑफ फेडरलिज्म, कल हमने ऑल इंडिया सर्विसेज पे एक सवाल देखा था। द रोप ऑफ फेडरलिज्म एंड एन अनवांटेड टग ऑफ वॉर। देन दिस इज अबाउट द डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन। रिटायर्ड ऑफिशियल्स गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, इनकी क्या कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। मेकिंग पीस विद नेचर। This is about US vaccination donation, IT pharma, delayed games, real estate and sports के commercialization के क्या advantages हैं और क्या disadvantages हैं। This is gender divide, Indian Express, Mr. Jaishankar meets Kuwait Prime Minister and this is bead model of farm insurance, Maharashtra government. Then this is rate cut on COVID items, ये होता है मैक नंबर। और हिंदी में हम देखेंगे सुपरसोनिक विमान क्या होते हैं और ये इतने पॉपुलर क्यों नहीं होते। दिस इज सीसेट सॉल्यूशन एंड सर्टेन क्वेश्चंस। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. अवर रेफरेंस मटेरियल इज दिस द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस, बोथ आर दिल्ली एडिशन। सी, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का। फर्स्ट न्यूज है कोलैप्स्ड ड्रीम्स। ये एक फैटल फॉल हुआ है, बिल्डिंग कोलैप्स हुआ मुंबई के मलाड एरिया में। तो इसीलिए जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जैसे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, बड़े शहरों में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है, तो जो म्युनिसिपैलिटी है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनकी ये जिम्मेदारी भी होती है कि जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं जो काफ़ी मतलब हंड्रेड्स एंड ईयर्स ओल्ड हो गई है, और मुंबई जैसे शहर में जहाँ बारिश भी बहुत होती है, तो बारिश ज़्यादा होने के कारण डैमेज, वियर एंड टीयर भी ज़्यादा होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ बिल्डिंग्स इज इम्पॉर्टेंट। एट द सेम टाइम वहाँ पे इवैक्यूएट करें, अगर वो रेनोवेट हो सकती है, स्ट्रेंथन हो सकती है तो स्ट्रेंथन करें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लगभग हर शहर में, चाहे वो दिल्ली हो, हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, वेस्ट बंगाल में कोलकाता हो, एवरीवेयर
कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हम देखते हैं, बिकॉज ये बहुत पुराने शहर है, जो बिल्डिंग्स बहुत पुरानी है, जर्जर हो रही हैं, उनको ऐसे यहाँ पे स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन, वरना अक्सर इस टाइप से बिल्डिंग डैमेज होता है। दूसरी बात है, अगर कंस्ट्रक्शन रीसेंट है बट क्वालिटी उसमें ठीक नहीं है, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सेट करना भी ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ। बिहार इन फजिंग रो, कोविड के अचानक से नंबर बढ़ गए कैजुअलिटी, वाई? बिकॉज जो पुराना बैकलॉग था वो रिसेंटली अपडेट हुआ है, नंबर्स राइज हो गए। देन ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है नंबर रिपोर्टिंग में, डेटा रिपोर्टिंग में। कल हमने बात किया था ट्रस्ट, ट्रस्ट इसी से डेवलप होता है जब गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट होती है कि दीज आर द नंबर्स, नंबर्स को फजिंग शुड नॉट बी एनकरेज्ड। देन दिस इज द फ्रंट पेज। देन ये कैबिनेट एक्सपेंशन, डिग्निटी, यहाँ न्यूज़ है, ओडिशा के ट्राइबल्स फ्ली विलेज फियरिंग जैप। अब से वैक्सीन का हेजिटेंसी है और र्यूमर मॉन्गरिंग भी बहुत ज़्यादा है, लाइक्स के लिए, व्यूज़ के लिए, पॉलिटिकल दिस आइडियोलॉजी को फॉरवर्ड करने के लिए अक्सर हम र्यूमर मॉन्गरिंग करते हैं। र्यूमर मॉन्गरिंग से क्या होता है, बहुत सारी जनता जो इस फील्ड के बारे में जानती नहीं है या फिर अवेयर नहीं है, वो इस फेक न्यूज़ के चक्कर में पड़ जाती है और उनका फिर नुकसान होता है। तो जैसे ये ट्राइबल्स हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा रूमर मॉन्गरिंग हो गया कि वैक्सीन हेजिटेंसी आ गई, वहाँ सेंसेशनलिज्म के लिए ऐसे ही कुछ भी न्यूज़ फैला देते हैं कि वैक्सीन लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सब कंप्लीट नॉनसेंस। तो इससे क्या होता है कि वो वैक्सीनेशन लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे, और वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे तो फिर कोविड का बहुत बड़ा थ्रेट है। तो दिस इज द प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अभी फेस कर रहा है। डिस्पाइट अवेयरनेस ड्राइव्स, विलेजर्स वर मिसलेड, इनको मिसलेड किया जा रहा है बाय पोस्ट्स ऑन सोशल मीडिया। ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है, यहाँ अवेयरनेस होना जरूरी है। नाउ लुक एट द पिक्चर, दिस इज सच अ सैड पिक्चर, ग्रिम पिक्चर। यहाँ जो मेडिकल केयर के पर्सनल आए दिस वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए, और गांव वालों ने, विलेजर्स ने पूरा गांव ही खाली कर दिया बिकॉज वो वैक्सीन से इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। तो दिस इज़ नॉट राइट, एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रंट पे भी राइट नहीं है, गवर्नेंस मैसेज क्यों डिलीवर नहीं हो रहा है, और ये जो रूमर मॉन्गरिंग है इन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस क्राइम। कोविड-19 जो फैटेलिटीज हो रही है, इट्स बिकॉज ऑफ दीज पीपल। वैक्सीनेशन इज दी ओनली सॉल्यूशन, कन्विंस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। हम शहरों में पढ़े लिखे लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे, तो ट्राइबल्स में तो और डिफिकल्टी आती है। तो ऐसे में ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आपकी पोस्टिंग हो गई, सपोज इसी विलेज में पोस्टिंग हुई है जहाँ पे ये वैक्सीन हेजिटेंसी है, तो एज अ डीएम ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, व्हाट ऑल स्टेप्स वुड यू टेक टू एंश्योर मास वैक्सीनेशन पॉसिबल हो पाए, और वो भी रैपिड हो, मतलब जल्दी हो, एफिकेशियस हो, इंक्लूसिव हो मैनर में। तो बताइए आप क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स लेने का कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको हेजिटेंसी को दूर करना है कि आप खुद एग्जाम्पल सेट करो, आपने वैक्सीनेशन लगाई है, लोगों को बताओ कि देखो मैंने भी वैक्सीनेशन लगाई है, कुछ नहीं हुआ। सो इससे कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। हेजिटेंसी दूर करें, जो रूमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, और जो लोग ऐसे मिसलेड कर रहे हैं ना, उनको भी चेक करें यहाँ पे और बैटल करें रूमर्स को। ट्राइबल्स जो हैं, इनके जो लीडर्स हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लें कि सी वैक्सीनेशन ज़रूरी है। लॉजिस्टिक्स की अक्सर प्रॉब्लम आती है, कोल्ड स्टोरेज हुआ या फिर सप्लाई लॉजिस्टिक्स चेन, बिकॉज ये रिमोट एरियाज होते हैं, टेरेन डिफिकल्ट होता है, तो लॉजिस्टिक्स का भी ध्यान रखना है। देन पैंडेमिक का फियर है, कोविड-19 अभी गया नहीं है, अवेयरनेस लाएं, बिल्ड करें गवर्नमेंट पे के ऊपर ट्रस्ट, और आपको अपने स्टाफ की सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपने अपना स्टाफ भेज दिया और वहाँ का माहौल ठीक नहीं है तो स्टाफ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। सो दीज आर सम पॉइंटर्स, आप इससे बेहतर सोच सकते हो। थिंक कि आप क्या करोगे एज अ डीएम, यहाँ पे रैपिड, एफिकेशियस और इंक्लूसिव मैनर पे आपको वैक्सीनेशन करना है। और जो ट्राइबल्स हैं या लोग हैं इन जनरल, वो अभी थोड़े डरे हुए हैं, वहाँ पे हेजिटेंसी है और रूमर मॉन्गरिंग भी है। तो इन सब चीज़ों को आप मल्टी डायमेंशनल सोच के थिंक, प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। देन दिस इज अबाउट बुद्धदेव दास गुप्ता जी पासेस अवे, फिल्म मेकर हैं बुद्धदेव दास गुप्ता जी, 12 नेशनल अवार्ड मिला है, पोएट्री आपकी फिल्म में देखने को मिलती थी, एक्सेलेंट फिल्म मेकर, मैजिक रियलिज्म। देन दिस इज सेकेंड पेज, जेएनयू लाइब्रेरी लाइफलाइन, यहाँ पे ये पाइप में लीकेजेस हो गया है, तो पीपल आर टेकिंग वाटर फ्रॉम दिस लीक्ड पाइपलाइन। देन
ये थर्ड पेज है। 1 in 9 हेल्थ वर्कर्स गॉट इन्फेक्टेड इवन आफ्टर 2 डोजेज। वैक्सीनेशन लगा फिर भी अगर कोविड हो गया तो उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। तो वैक्सीनेशन यूजुअली 80-90% से ज़्यादा होती नहीं है, तो कुछ केसेस में वैक्सीनेशन लगने के बाद भी कोविड हो सकता है। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल्दो इट्स अ वेरी रेयर पॉसिबिलिटी, बट इट्स अ पॉसिबिलिटी। बट द पॉइंट इज वैक्सीनेशन लगने से एटलीस्ट सीरियस नहीं होता है केस, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज द थिंग। Then this is have ramped up oxygen storage capacity. This is good. Administration active हो गया है अब। Learn from mistakes. Tiger Reserve Union calls of strike. कल हमने देखा था पक्के टाइगर रिजर्व पे इन्होंने कॉल्स ऑफ किया है, मतलब स्थगित कर दिया है दिस स्ट्राइक को। देन दिस इज अपॉर्चुनिटी टू विन गवर्नमेंट। अभी बहुत सारी स्कीम्स चल रही है। कल मैं ट्विटर अभी आज मैं एक्टिव करता हूँ ट्विटर पे भी, आई विल स्टार्ट पोस्टिंग। वहाँ पे बहुत सारे स्कीम्स हैं, जैसे MOEF FCC की अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में पोस्टर कंपटीशन होता है, ऐसे कंपटीशन होता है, स्लोगन कंपटीशन होता है। इसमें आप पार्टिसिपेट करो, इसमें अच्छे खासे प्राइजेस भी है, 10,000 15,000 रुपये ऐसे, प्लस आपका ऐसे का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। जैसे MOEF FCC ने एक बड़ा अच्छा ऐसे कॉम्पिटिशन कुछ ही दिन पहले किया है। तो आई विल कीप शेयरिंग दोज थिंग। जैसे ये है अपॉर्चुनिटी टू विन गवर्नमेंट प्रोजेक्ट 15 लाख, महाराष्ट्र का स्टार्टअप वीक है ये। देन दिस इज रेन इन द ऑफिंग। रेन इन द ऑफिंग, ओवरकास्ट स्काइज है, डार्क क्लाउड है। ये क्या है? मरीन ड्राइव है, चर्च गेट इन मुंबई। दिस इज वेरी ब्यूटिफुल। दिस इज चाइम टेलीस्कोप इल्स अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स। सी साइंटिफिक कोलैबोरेशन है। अभी हमने फास्ट रेडियो बर्स्ट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन 500 से ज़्यादा डिटेक्ट की है। चाइम का फुल फॉर्म क्या होता है? कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट। इसका कोलैबोरेशन है पुणे बेस्ड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च से, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स से, एस्ट्रोफिजिक्स। तो इन्होंने असेंबल किया ऐसे करके, रेडियो टेलीस्कोप लगे हुए हैं ये, और इन्होंने डिटेक्ट किया FRB। FRB क्या होता है? फास्ट रेडियो बर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। तो जो रेडियो फ्रिक्वेंसीज है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करती है। तो स्पेस में, बिकॉज हमें पता है अर्थ इज अ स्मॉल प्लैनेट ऑफ अ स्मॉल सन, और वन ऑफ द सन ऑफ दिस मिल्की वे, जिसमें मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, एंड ऐसी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज भी हैं। सो द वर्ल्ड इज बिग, वर्ल्ड इज वेरी बिग, और वी आर अ स्मॉल, छोटे से हम, हमारी कोई बहुत ज़्यादा हैसियत है नहीं यहाँ पे। सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म भी हो सकती है, एलियंस भी हो सकते हैं, कम्युनिकेशन भी हो सकता है। देर आर सो मेनी थिंग्स, और वो अनएक्सप्लोर्ड है। तो उसके लिए ये रेडियो बर्स्ट जैसी जो चीज़ें होती है ना, ये काफ़ी हेल्पफुल होती है। हो सकता है हमसे कोई कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। तो दिस इज FRB कैटलॉग। FRB क्या होता है? ऑडली ब्राइट फ्लैशेस होता है लाइट का, रजिस्टरिंग इन द रेडियो बैंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्यू मिलीसेकेंड्स बिफोर वैनिशिंग विदाउट अ ट्रेस। सो दिस इज एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोलॉजी। मतलब हम जो अनएक्सप्लोर्ड यूनिवर्स है, टेलीस्कोप के थ्रू हम उसको देखने की, स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। टेली का मतलब ही होता है दूर, स्कोप का मतलब होता है देखना। तो हम दूर अंतरिक्ष में देखने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे FRB भी डिटेक्ट हुआ है। तो ये कनाडा का चाइम है, और इंडिया का NCRA और TIFR, इनके कोलैबोरेशन से ये वर्क हो रहा है, और इन्होंने बहुत सारे अभी 500 समथिंग FRB डिटेक्ट किया है। दिस इज सीड्स एंड फ्रूट्स, एडिटोरियल है। दिस इज मैकेनिज्म ऑफ चीफ मिनिस्टर्स टू कोऑपरेट ऑन इश्यूज ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशन इज वेलकम। देयर वी नीड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जो स्टेट्स है ना, ये मेयर अपेंडेजेस भी नहीं है, दे हैव देयर ओन आइडेंटिटी, दे हैव गॉट देयर मैंडेट। अब किसी राज्य का कोई चीफ मिनिस्टर है, तो उसको उसके राज्य के लोगों ने चुना है, तो मतलब उसको वोट मिला है वहां पे, और पीपल का वर्डिक्ट मिला है। तो दिस वर्डिक्ट शुड बी रेस्पेक्टेड, चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। और कोऑपरेशन होना जरूरी है सेंटर और स्टेट में। देन दिस इज टेरर इन द साहेल रीजन। टेरर इन द साहेल रीजन, साहेल रीजन क्या है? पहले हम मैपिंग प्रैक्टिस करते थे, तो इसको हमने काफी देखा था। जैसे ये है दिस अफ्रीका, यहाँ पर है मेडिटेरेनियन, ये है अटलांटिक, और ये कौन सा सी है? आंसर स्वेज कैनाल क्राइसिस में हमने इसे पढ़ा था, ये वाला सी। फिर दिस इज सिनाई एंड दिस इज मेडिटेरेनियन, यहाँ पे स्वेज कैनाल है। अब सी,
ये जो नॉर्थ है ना, यहाँ एक बहुत बड़ा डेजर्ट है और इस डेजर्ट का नाम है सहारन डेजर्ट। दिस इज ह्यूज। सहारन डेजर्ट की पेरिफेरी में ही टुवर्ड्स साउथ ये जो बेल्ट है इसको बोलते हैं साहेल रीजन। साहेल रीजन। तो यहाँ की ज्योग्राफी डिफिकल्ट है और यहाँ पर बिकॉज ऑफ दिस डिफिकल्ट ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा एंटी सोशल एलिमेंट्स और टेररिस्ट एक्टिविटीज होती है यहाँ पे साहेल रीजन में। ये कहाँ पे आ रहा है? मॉरिशियाना, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ये इस टाइप से यहाँ पे इधर। और ये एरिया है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जहाँ पे बहुत ज्यादा टेरर एक्टिविटीज है। ग्लोबल पावर्स शुड नॉट स्टे अवे फ्रॉम द ग्रोइंग थ्रेट posed by Islamists in Africa. यहाँ सेफ हेवन्स हैं इन द लॉलेस डेजर्ट्स ऑफ द साहिल। तो यहाँ बात है बुर्किना फासो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दिस बोको हराम इज़ वेरी नोटोरियस और यहाँ पे ISIS का भी कुछ प्रेजेंस है। सो दिस इज़ द थिंग। माली भी है यहाँ पे, फ्रांस भी यहाँ पे दिस अक्सर अपने एक्शन लेता है बिकॉज जो माली और ये एरिया है ये प्रीवियस फ्रेंच कॉलोनीज रही है। तो द पॉइंट इज इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। यहाँ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ ग्रो हो रही है, प्रेजेंस उसका बढ़ रहा है। बिकॉज अगर हम शुरुआत में इग्नोर करते हैं ना तो बाद में ही ये फिर बड़े मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। ISIS जो था इसको अगर हम शुरुआत में ही हम इसको कल कर देते, ग्रो नहीं होने देते, तो बाद में इतना बड़ा ये थ्रेट पोज नहीं करता। तो दिस इज द थिंग, टेरर इन द साहिल। देन ये बात है द ड्रीम ऑफ अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। बॉर्डरलेस वर्ल्ड, जो वर्ड है वो तो वन है, इस पे जो बॉर्डर्स बनाई गई है वो बनाई गई है अवर वी ह्यूमंस ने। तो ये जो आर्टिकल है ना, ये कुछ आप इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स ऐसे के देख सकते हैं। मोर इज लाइक अबाउट फिलोसफिकल कि एक आइडियल वर्ड कैसा होना चाहिए, उस आइडियल वर्ड के फीचर्स क्या होना चाहिए, कि कोई बैरियर नहीं हो, समथिंग लाइक यूटोपियन, कोई बैरियर नहीं हो, मूवमेंट फ्री हो, यहाँ पे जीनोफोबिया नहीं हो, समथिंग लाइक दैट। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे अच्छे हैं। मोर देन द बायोलॉजिकल वायरस, सिविलाइजेशन इज एक्सपीरियंसिंग अ पैंडेमिक ऑफ बैरियर्स। हमारा जो पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है मेंटालिटी सिलोज में हो रही है, डिवीजन ज्यादा हो रहा है, पैंडेमिक ऑफ बैरियर्स आ रहे हैं, बैरिकेड्स बन रहे हैं। जैसे यूएसए है, यूएसए ने यहाँ पे दीवार बनाने की बात किया ताकि मैक्सिको के लोग यहाँ पे नहीं आ जाए। यूएसए ने वीजा की एंट्री बंद कर दी ताकि जो एशियन, चाइनीज और दूसरे अफ्रीकन, दूसरे यूरोपियन है वो यूएस की सॉइल पे नहीं है। उन्होंने जीनोफोबिया करके एक नया टर्म अभी यूज किया, उसको स्प्रेड किया। जीनोफोबिया मतलब फियर है फॉरेनर्स का, फॉरेनर्स में आप में फियर है, हेजिटेंसी है, तो जीनोफोबिया इज अगेन रॉन्ग। So world needs to rise above the frenzy of labels of race, gender, caste, religion and political bias. हम इन सब चीज़ों पे ये जो पैरामीटर्स है इस पे डिवीज़न करना बंद करें। बैरियर्स ऑफ लैंग्वेज आ जाता है, कल्चर आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, ये ब्लॉकेड की तरह काम करता है, नॉट गुड। राइट्स फॉर ऑल होने चाहिए। टायरनी ऑफ मेजॉरिटी, ये भी चेक करना जरूरी है, टायरनी ऑफ मेजॉरिटी। या फिर अभी एक नई चीज आ रही है अल्ट्रा नेशनलिज्म। अल्ट्रा नेशनलिज्म, नेशनलिज्म और अल्ट्रा नेशनलिज्म, जिंगोइज्म, दोनों में डिफरेंस होता है। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि आई लव माई कंट्री, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई कंट्री। अल्ट्रा नेशनलिज्म ये होता है कि बस मेरी ही कंट्री अच्छी है, बाकी कंट्री खराब है, लाइक दैट। नो। तो नेशनल होना, नेशनलिज्म इज गुड बट अल्ट्रा नेशनलिज्म इज नॉट राइट। बिकॉज इससे क्या होता है, इससे लड़ाइयाँ होती है, इससे फैक्शंस होते हैं, इससे डिवीजन होता है। जैसे आप अल्ट्रा नेशनलिज्म दिखाओगे, सामने वाली कंट्री का भी अल्ट्रा नेशनलिज्म दिखाएगा और इससे होगा फिर कोलैबोरेशन नहीं होगा, फाइट होगी। शॉविनिज्म इज ऑल्सो रॉन्ग। रेशियल फैनेटिज्म भी गलत है, जैसे रेशियल सुपीरियोरिटी हो जाती है। अक्सर यूएस में हम देखते हैं वाइट जो होते हैं वो खुद को ब्लैक से, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग, दिस इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, ये रेशियल, दिस इज रॉन्ग। विजन ऑफ पीस एंड फ्रीडम होना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का, डिग्निटी होनी चाहिए दैट अवेट्स पीपल ऑफ ऑल रेसेस, ऑल कलर्स, all ethnicity and all genders. This should be the way forward. Language of diversity and dignity की हमें बात करनी है. This is a very good line. Language of diversity and dignity. Nature ने सबको अलग बनाया है, तो who are we to challenge this mandate of nature? Diversity nature ने लाया है, तो we should respect that. Dignity of a human being should be respected.
देन दिस इज द रोप ऑफ फेडरलिज्म एंड एन अनवांटेड टग ऑफ वॉर। कल हमने ऑल इंडिया सर्विसेज देखा था। ऑल इंडिया सर्विसेज में हमने देखा अक्सर सेंटर और स्टेट के बीच में टसल होता है और डेप्यूटेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। यहाँ बात है द रोप ऑफ फेडरलिज्म एंड एन अनवांटेड टग ऑफ वॉर। ये जो हाल ही में कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई वेस्ट बंगाल में कि वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी थे, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, वो प्राइम मिनिस्टर की एक मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए। देन फिर उसमें फिर बात आया कि व्हाट कुड बी द रीज़न। फिर जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर होते हैं उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स सेंटर होनी चाहिए या टुवर्ड्स स्टेट होनी चाहिए, ऐसे करके बहुत सारे सवाल उठे। इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट है और इस यूनियन में द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट एजेंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट एजेंसीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अक्सर क्या होता है हमारे यहाँ एक और चीज़ होती है कि हम जो अगर अगर चैलेंज आता है तो हम उसको टालने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर थर्ड टियर पे हम देखें, म्यूनसिपैलिटी लेवल पे करें, कुछ डिफिकल्टी आई तो वो तुरंत ब्लेम कर देंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ने ही हमें रिसोर्सेज नहीं दिए, तो दिस इज नॉट अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी फॉल्ट हुआ वो बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का है। अब स्टेट गवर्नमेंट अगर फॉल्ट करती है तो वो पास ऑन कर देगी बिकॉज सेंट्रल पे ब्लेम लगा देगी, सेंट्रल ने ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा नहीं हुआ। तो दिस शुड बी अवॉइडेड। सिमिलरली सेंटर फिर चार्जेस लगा देगा स्टेट पे कि सेंटर ने तो ऑर्डर दिया था, स्टेट इनकॉम्पिटेंसी दिखाया, स्टेट ऑर्डर लगा देगा थर्ड टियर पे। तो इससे क्या होता है, जो चार्जेस होते हैं, ब्लेम होता है, बस वो ट्रांसफर होता है। रियल वर्क और रियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फील्ड हो नहीं पाता। केवल जिम्मेदारी ही एक हेड से दूसरे हेड ट्रांसफर होती रहती है। ब्लेम ब्लेम गेम होता है। डेप्यूटेशन जो है उसमें सेंटर का लॉयल्टी होना चाहिए क्या। अब ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, इस पे भी अक्सर ये बात होती है कि ये सेंटर के एजेंट है स्टेट पे। ब्राइट ऑफिसर्स जो होते हैं उसको स्टेट भी चाहिए, स्टेट भी उसको अपने पास रखना चाहता है, सेंटर उसको अपने पास बुलाना चाहता है। तो इससे भी एक टसल हो जाता है सेंटर और स्टेट में। तो ज़रूरी है सर्विसेज और एक फाइन बैलेंस बनाए। ऑल इंडिया सर्विसेज में दैट इंक्लूड्स द आईएएस, ये कंसीव हुआ था बाय द मेकर्स ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन ताकि एक यूनिफॉर्मिटी हो, पूरे इंडिया में एक जैसा काम करे, एक काडर आए जो पूरे ऑल इंडिया सेम टाइप ऑफ वर्क करे। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ पब्लिक सर्विस में इन बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, बिकॉज इनका ट्रेनिंग तो सबका एक साथ ही होता है मसूरी में, उसके बाद इनको अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यूनिटी हो डाइवर्स और प्लूरल सोसाइटी में। तो ये रीजन था हम ऑल इंडिया सर्विसेज लाए। आर्किटेक्चर हैज बीन एक्विजिटली डिजाइन टू एंश्योर क्वालिटी एंड एज अ मेजर ऑफ कन्वीनियंस। आईएएस ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं यूपीएससी से, फॉर्मली अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, बट ये अल्टीमेटली कहाँ पर जाते हैं, ये जाते हैं स्टेट काडर में। तो जैसे ये वेस्ट बंगाल काडर में, सिमिलरली मध्य प्रदेश काडर, सिमिलरली राजस्थान, ऐसे होता है। तो सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट। अब जिस राज्य में गए हैं तो वहीं की राज्य की सरकार के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा व्हेन दे आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ देयर स्टेट। टू दैट एक्सटेंट देयर पोजीशन इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल सर्विसेज हु गो थ्रू सिमिलर रिक्रूटमेंट प्रोसीजर्स बट आर अंडर द सेंटर्स टोटल कंट्रोल। तो यहाँ ये बात है कि ऑल इंडिया सर्विसेज तो है, कार्डर बेस्ड सर्विसेज तो है, इनको स्टेट में अपॉइंटमेंट हो गया तो स्टेट में ही इनको पूरी नौकरी करना है, तो ये स्टेट के हिसाब से चलते हैं। और कुछ सर्विसेज हैं जैसे सेंट्रल सर्विसेज है। सेंट्रल सर्विसेज वो होती है जो मतलब स्टेट में कार्डर नहीं है, उनको कहीं पे भी ऐसे घुमाया जा सकता है। तो ये थोड़ा डिफरेंस आ जाता है कार्डर बेस्ड स्टेट सर्विसेज में और सेंट्रल सर्विसेज में, जो डायरेक्टली मतलब सेंटर के ही अंडर में रहती है, वो स्टेट में ऐसा कुछ रोल उनका रहता नहीं है। इससे आता है अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो उससे एडमिनिस्ट्रेशन वीक होता है, केओस एंड इनडिसिप्लिन आता है। तो द पॉइंट इज, कई बार माउंटेन मेड ऑफ अ मोल हिल भी होता है, छोटी बात को बड़ा ऐसे बना देना। द रोप ऑफ फेडरलिज्म, द होल आइडिया इज कि जो ये पहले लिखा है ना कि फीचर्स क्या है ऑल इंडिया सर्विसेज के, फोकस यहाँ होना चाहिए कि एक क्वालिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, यूनिफॉर्मिटी हो और कोहेजन ज़्यादा हो। जैसे कल का सवाल था उसमें फॉर और अगेंस्ट में आपको आंसर लिखना था। आज की डेट में हमारी पॉलिसी क्या है कि वी आर नॉट अगेंस्ट ऑल इंडिया सर्विसेज, सो इट्स बेटर कि आप कुछ अगेंस्ट के पॉइंट दो, ऑल इंडिया सर्विसेज के आर्ग्यूमेंट्स दो अगेंस्ट में, बट इन टोटलिटी जो आपको कंक्लूजन देना है ना, वो मतलब यू आर नॉट अगेंस्ट ऑल इंडिया सर्विसेज, देयर आर सम रिंकल्स, देयर आर सम चैलेंजेस, उसको आयरन आउट करो। सो
ये हमारी पॉलिसी है, ऑल इंडिया सर्विसेज रहेंगी, हमें स्ट्रेट राइट अवे इसके अगेंस्ट नहीं स्टैंड लेना चाहिए. सो दिस इज द थिंग. शुड रिटायर्ड ऑफिशियल्स बी बार्ड फ्रॉम डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन. अब एक ये नया ट्रेंड है, स्पेशली सोशल मीडिया में. सोशल मीडिया ने सबका आईक्यू इतना कम कर दिया है, इंटेलेक्चुअल लेवल, कि बड़े सीनियर पीपल होते हैं और वो सोशल मीडिया में आके दे जस्ट स्टार्ट टॉकिंग समटाइम्स नॉनसेंस एंड विच शुड बी अवॉइडेड. ये चीज़ हम अक्सर आर्म ऑफिसर्स में भी देखते हैं कि दे आर रिटायर्ड, बट वो मतलब दे आर एक्टिंग लाइक दिस ऑन द डिक्टेट्स ऑफ सोशल मीडिया, टीआरपी एटसेट्रा. कंप्लीटली अवॉइडेड. दिस डजंट गिव अ गुड पिक्चर. शुड रिटायर्ड ऑफिशियल्स, और कई बार फिर ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी देने लग जाते हैं टीवी सोशल मीडिया में, तो वो गलत है. डिस्क्लोजिंग इंफॉर्मेशन इज नॉट राइट. तो सरकार ने ये बोला कि अगर कोई ऑफिसर, जैसे उसने 30 साल काम किया किसी डिपार्टमेंट में, और फिर वो उसके ऊपर एक किताब लिखेगा, उससे फाइनेंशियल गेन लेगा, मोनेटाइज करेगा और उसमें सेंसेशनल चीज़ें लिखेगा जो अगेंस्ट होगा गवर्नमेंट की सिक्योरिटी पे, गवर्नमेंट की, इंडिया की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट, तो उनकी पेंशन रोक दी जाएगी. डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन. अब बात ये आती है कि इससे तो राइट टू फ्रीडम चला जाएगा. फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है. एक बार जब नौकरी पूरी कर ली उसके बाद तो पर्सन फ्री है, पर्सन अपने ओपिनियंस बता सकता है. तो व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड हो सकता है कूलिंग पीरियड. बिकॉज जो भी क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है ना, वो से 5 साल 10 साल इतना ही रहता है जो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन. इसके बाद तो इंफॉर्मेशन पब्लिक में आ ही जाती है और फिर वो इतनी क्लासिफाइड एंड सेंसिटिव नहीं होती. तो द पॉइंट इज वी शुड लुक फॉर दिस कूलिंग पीरियड, कि जैसे 60 साल पे कोई रिटायर्ड हुआ, एटलीस्ट 5-6 साल तक वो कोई ऐसी सेंसिटिव बात पे नहीं बयान दे. लास्ट वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा, प्रोहिबिट किया रिटायर्ड ऑफिशियल्स को, सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन को, पब्लिशिंग एनीथिंग अबाउट देयर वर्क और ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रायर क्लियर फ्रॉम द हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ये नहीं कि आप नेशनल एनएसजी के हेड रहे, अब आप रिटायर हुए तो एनएसजी के बारे में आप सीक्रेट्स यहाँ पे अपनी बुक में लिखें या फिर डिस्क्लोज करें. नॉट एक्सेप्टेड. सर्विंग सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे. गवर्नमेंट ऑफिशियल, जैसे हमने नोलन कमेटी पढ़ा, अगर आप सरकारी नौकरी में हो ना, आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते. आपको सरकार सैलरी दे रही है, इस सैलरी के अलावा बाकी किसी से आप 1 रुपए भी नहीं ले सकते हो. दिस इज सिविल सर्वेंट्स आर बार्ड फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर पर्सनल ओपिनियन, पॉलिसी मैटर्स एंड क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट. बट वंस दे रिटायर तो वो फ्री हो जाते हैं, फिर वो यहाँ पे सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें बताते हैं. तो अब इसको भी चेक करने की कोशिश हो रही है. पब्लिक डिबेट एंड एनरिच अवर कॉन्वर्सेशन. तो इन अ वे दिस इज गुड. कोई पर्सन अगर इतना एक्सपीरियंस्ड है तो उसके पास बहुत नॉलेज है. पब्लिक को राइट टू नो है, उनको ये नॉलेज पता होना चाहिए और फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए. तो इस पे एक ब्लैंकेट बैन भी नहीं लगना चाहिए कि हम रिटायर्ड ऑफिशियल्स को एकदम साइलेंट कर दें. नो, बट एट द सेम टाइम एक जनरल लेवल ऑफ इंटीग्रिटी होना चाहिए और एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए. ये सैयद अकबरुद्दीन साहब ने बड़ा अच्छा लिखा है. इन इंडिया वी आर समटाइम्स लेस देन forthright अबाउट डी क्लासिफिकेशन. वी ओवर क्लासिफाई थिंग्स विच परहैप्स नीड नॉट हैव बीन क्लासिफाइड एट ऑल. सो वी आर अ नेशन, फ्री नेशन. हमारे यहाँ आरटीआई है, तो हर चीज को क्लासिफाई करना भी करेक्ट नहीं है. लोगों को पूरा हक है वो जाने गवर्नमेंट क्या काम कर रही है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन भी डीक्लासिफाई हो. तो द पॉइंट इज देयर हैज टू बी अ बैलेंस. एक बैलेंस होना जरूरी है कि आप एकदम इस कंप्लीट ब्लैंकेट बैन पे भी मत आइए, बट एक सेंसिटिव वे में एक कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज, दिस रिटायर्ड पब्लिक ऑफिशियल्स, बिकॉज पब्लिक को राइट टू नो है. दिस इज मेकिंग पीस विद नेचर. ये बड़ा अच्छा आर्टिकल है, ऐसे के लिए ये बड़ा अच्छा है, इसको एक बार आप पढ़ना. इसमें बहुत अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स दिए हुए हैं ऐसे इन जनरल एनवायरनमेंट का क्वेश्चन लिखने के लिए. बात रेगुलर है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज के कारण बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो रहा है. डेकेड ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड रिवाइविंग द इकोसिस्टम जरूरी है इंडिया के लिए. इससे पॉवर्टी को हम एंड कर सकते हैं, लाइवलीहुड बढ़ा सकते हैं, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट कर सकते हैं, नेचुरल कार्बन स्टोर्स बना सकते हैं, हॉल्ट कर सकते हैं कोलैप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, होम्स फॉर वाइल्ड लाइफ रीबिल्ड करें. We need to transform our economic, financial and production system towards this sustainability. और sustainability आते ही जो 17 SDGs हैं ये आपको रटे हुए हैं, तो इनको भी आप यूज कर सकते हो फॉर्डर पॉइंट्स में.
इस बार जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, तो ये है यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, यूएन डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीस्टोरेशन टू प्रिवेंट, halt and reverse degradation of ecosystem on every continent in every ocean. तो this is a very good line. डिकेड है हमारा ये डिग्रेडेशन को रोकने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए और एजुकेशन एंड अवेयरनेस फैलाने के लिए. सो दिस इज मेकिंग पीस विद नेचर. लर्निंग टू टेक क्वेश्चन, दिस इज नेक्स्ट पेज. कर्नाटका में केसेस कम आ रहे हैं. वेबिनार है टू एक्सप्लोर मैनेजमेंट एजुकेशन. देन MEA हिंट्स एट टॉक विद तालिबान. ये बात है. अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब जयशंकर साहब अभी कतर के प्राइम मिनिस्टर से भी मिले हैं. द पॉइंट इज यहाँ पर बात है कि जैसे यूएस का पुल आउट हो रहा है, तालिबान यहाँ पे अब डोमिनेट होगा, बहुत सारे ट्राइबल्स भी होंगे, यहाँ की गवर्नमेंट भी है. तो इंडिया भी इस चेंज्ड पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस में ऑल स्टेक होल्डर्स जो अफगानिस्तान के हैं उनसे बात कर रहा है, टॉक कर रहा है, नेगोशिएशन होगा. लेट अस सी वेरियस स्टेक होल्डर्स से. स्टूडेंट वीजा अपॉइंटमेंट्स जून 14 से चालू हो जाएगा. डोमिनिका, दिस इज अबाउट एक्सपर्ट्स रिस्ट्रेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम कैरिंग इस्लामोफोबिक कंटेंट. ये प्ली आया है सुप्रीम कोर्ट में. देन दिस इज फोकस ऑन सेकेंड डोज. और ये बात है गवर्नमेंट एजेंसीज कैन एनालाइज व्हाट्सएप. कल हमने देखा था ना, सर्विलांस स्टेट तो नहीं है हम कोई, प्राइवेट कंपनी आपका डेटा लेती है, टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट करेगी. गवर्नमेंट अगर बहुत ज़्यादा आपका डेटा लेगी तो हो सकता है टारगेटेड सर्विलांस. देन दिस इज यूएस. अभी ये जो बाइडन है यूके गए हैं. फर्स्ट टॉक्स डोनेट 500 मिलियन डोजेस टू वर्ल्ड वैक्सीनेशन फाइजर जैब्स. म्यांमार में मिलिट्री ने ऑंग सांग सू की पे करप्शन के चार्जेस लगा दिए. अटलांटिक चार्टर एक नया बनाने की बात है. अटलांटिक मतलब जैसे अटलांटिक ओशन है, यहाँ पे यूके है, फिर ये यूरोप है और दिस इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दिस इज नॉर्थ अटलांटिक ओशन. तो ये बड़ा बिजी ट्रेड रूट होता था एक टाइम पे, बहुत ज़्यादा ट्रेड हुआ है यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में. तो एक नया अटलांटिक चार्टर बनाने की बात है, बिजनेस. देन दिस इज डेल्टा वेरिएंट इज टेकिंग होल्ड ऑफ यूरोप. WHO ने वार्न किया. रिटेल, ऑटो रिटेल की सेल्स हाफ हो गई है. यहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, ऑटो सेक्टर में मेहम है, बिकॉज गाड़ियाँ बिक ही नहीं रही है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, मोरेटोरियम बढ़ रहा है. सेंटर टू ऑक्शन मेजर फील्ड्स ऑफ ONGC एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड. GST काउंसिल टैक्स कट 12 जून को देखेगा. IT, फार्मा और ई-कॉम में जॉब्स काफ़ी ज़्यादा हैं. विटनेस हायरिंग सर्च. IT बिकॉज अब सब IT डोमिनेट कर रहा है, IT डिपेंडेंसी बढ़ रही है, तो यहाँ जॉब्स भी ज़्यादा आ रहे हैं. रियल एस्टेट में भी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है. वर्स हुआ है सेकेंड वेव देन फर्स्ट. रियल एस्टेट, बिल्डिंग्स, फ्लैट्स बिक ही नहीं रहे. देन दिस इज पेटेंट वेवर प्लान हैज मेड ह्यूज प्रोग्रेस. वैक्सीनेशन का पेटेंट. स्कोडा की नई गाड़ी है. पेटीएम. देन दिस इज एयर ट्रैफिक रिकवर Q4 ऑफ 2023 तक हो पाएगा. ये है राफेल नडाल और जोकोविक का भी होगा सेमीफाइनल. विल फ्रांस डू द रेयर डबल. वर्ल्ड कप भी होगा और यूरो भी होगा. लेट अस सी. देन धवन अभी कैप्टन होगा श्रीलंकन टीम पे. एंड यहाँ न्यूज़ है द कॉस्ट ऑफ पैंडमिक डिलेड गेम्स. सी स्पोर्ट्स होता है ना, स्पोर्ट्स ज़रूरी है. एक तो इससे एक पॉजिटिविटी आती है, बहुत सारा नया एंटरटेनमेंट भी होता है एंड इंटीग्रिटी होती है, क्लोजर कोऑपरेशन होता है. ओलंपिक्स का तो मैंडेट ही यही है, दिस फास्टर, सबको यूनाइटेड टुगेदर एट्सेट्रा. स्पोर्ट्स में कमर्शलाइजेशन भी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये बिलियंस डॉलर्स की इंडस्ट्री है. अब जैसे कोविड हुआ, IPL कैंसिल हो गया, अब ये टोक्यो ओलंपिक्स में भी क्लाउड्स हैं, तो इकोनॉमिक रिपरकशन क्या होंगे, फाइनेंशियल फॉलोआउट क्या होगा. हमें प्रिपेयर करना है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन इन स्पोर्ट्स. कमर्शियलाइजेशन, सी एडवांटेजेस भी हैं. जैसे पहले क्रिकेट था, बहुत सारे दूसरे लीग्स भी आए, अभी कबड्डी का लीग आया, स्पोर्ट्स में और भी बहुत सारी लीग्स आए. तो जब कमर्शियलाइजेशन होता है ना, तो स्पोर्ट में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आती है. तो अभी जैसे IPL देखो, पहले तो क्या था, 11-12 जो नेशनल टीम में प्लेयर खेल रहे हैं, केवल उन्हीं की फाइनेंशियल हेल्थ सही होती थी. पर जब से IPL वगैरह आए तो आप देखो थाउजेंड्स ऑफ नए प्लेयर्स आ गए. क्रिकेट मतलब स्पोर्ट एज अ उन्होंने करियर कॉन्फिडेंटली चूज करना स्टार्ट किया. तो कमर्शियलाइजेशन हमेशा बैड भी नहीं होता है. इससे क्या होता है, रिसोर्सेज आते हैं, फोकस आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, मनी आता है, बिकॉज प्लेयर्स को भी फाइनेंशियली एक
कॉन्फिडेंस देना ज़रूरी है, तो मॉनेटरी भी आता है। बट जब ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन होता है तो उससे बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आती है, लाइक मैनिपुलेशन हो जाएगा, बुकिंग जैसी चीज़ें आती है, या फिर स्कैंडल्स होते हैं यहाँ पे। ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन, मैच फिक्स हो जाते हैं, कॉरपोरेट्स बहुत ज़्यादा डिक्टेट्स यहाँ पे लेने लग जाते हैं, प्लेयर्स बस एक रोबोट बन जाते हैं, और जो पूरा स्पोर्ट है वो एक रोबोटिक मैकेनाइज्ड वर्जन हो जाता है। तो स्पोर्ट्स की जो एथोज हैं वो फिर डिफीट होने लग जाते हैं। सो देयर आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कमर्शियलाइजेशन इन स्पोर्ट्स, इसकी विवेचना करिए। देन दिस इज द हिंदू। अब आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, जेंडर डिवाइड क्लोजेस फर्दर, मतलब इक्वालिटी आ रही है, एज मेनी वुमेन है एज मेन फॉर बीकॉम के कोर्सेज, बीएससी और एमबीबीएस में भी वुमेन हैव कॉट अप इन लास्ट 5 ईयर, दिस इज गुड। रिप्रेजेंटेशन जो है क्लासरूम्स में, वहां पे भी जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, वी शुड एनकरेज दैट। देन इफ यू मूव फर्दर, दिस इज की कॉर्पोरेट वर्क स्पेसेस है, मुंबई बिल्डिंग कोलैप्स सी, यहाँ अकाउंटेबिलिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है। बीएमसी एशियाड गोल्ड मेडल, दिस डाइज एट 40, डिंको सिंह। देन फाइनल एग्जाम्स क्लास 9th 11th के कैंसिल हो गए, मॉल्स ओपन हो रहे हैं, हाईएस्ट पीक पावर डिमांड दिल्ली में आया, स्मोक टॉवर बन रहा है। ये स्मोक टॉवर जैसे रूम प्यूरीफायर होता है ना, ऐसे ही बड़े लेवल का ये एयर प्यूरीफायर है, एयर प्यूरीफायर स्मोक टॉवर, इससे एयर प्यूरिफिकेशन में हेल्प होगा आउटसाइड। देन दिस इज फैमिली एंड दिस जयशंकर साहब मीट्स कुवैत प्राइम मिनिस्टर, यूनियन एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं हमारे। यहाँ बात हुआ हेल्थ, फूड, एजुकेशन, एनर्जी, डिजिटल एंड बिजनेस कोऑपरेशन का। कुवैत का मैप देखिएगा अभी, कुवैत क्या आइलैंड है? आंसर कुवैत। देन दिस इज अबाउट एजुकेशन एंड दिस इज लखनऊ दिल्ली, और बहरीन क्या आइलैंड है? आंसर। देन दिस इज अबाउट स्टॉक्स, और ये एट डोर स्टेप है। लेसन्स फ्रॉम द सेकेंड वेव एक्सप्लेन करें, अनियन मार्केट, जजेस पोस्ट वैकेंट है, पोएट एट हार्ट, एंड सी बिल्डिंग, मैसेज देना है हमें, अवेयरनेस थ्रू आर्ट, मास्क प्लेस्ड हुआ है स्टैचू में डिपिक्टिंग गॉडेस दुर्गा, हर चिल्ड्रन इन अ बिड टू क्रिएट अवेयरनेस अगेंस्ट कोविड-19 इन कोलकाता, दिस इज ऑल्सो वन इनोवेशन। द बीटन ट्रैक, एनकरेजिंग मोर पैडी वीट प्रोडक्शन से क्या होता है? इकोनॉमिक सेंस तो नहीं होता है, ये पॉलिटिकल सेंस ज़्यादा होता है। सी एमएसपी को अगर आप प्योरली इकोनॉमिक्स के टर्म में देखो ना, तो इट्स नॉट अ गुड पॉलिसी। एमएसपी से क्या होता है, जिन चीज़ों पे एमएसपी मिलती है फार्मर केवल वही ग्रो करता है, इससे बायोडाइवर्सिटी नहीं आ पाती। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सभी वीट और राइस बस ग्रो कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी इज नॉट देयर, सो दिस इज नॉट गुड इन लॉन्ग टर्म। तो एमएसपी रिजीम में दैट इज वाई ओवरहॉल की ज़रूरत है। बट इसमें फिर पॉलिटिकल एंगल आ जाता है, पॉलिटिकल कॉस्ट हो जाती है, तो गवर्नमेंट्स डरती है एमएसपी को टच करने से। सो दिस इज द थिंग, policing the player, and this is portraits in sepia, danger in the delta, the work of the nurse, hospital dictates, जैसे अभी दिस मलयालम से किया था, unnecessary, completely unnecessary, a plan to spend more, हायर एक्सपेंडिचर करेंगे हम, इजी मनी पॉलिसी लाएंगे तो उससे हो जाता है इन्फ्लेशन, तो एक टाइट रोप चलना जरूरी है। हायरार्की, जीएसटी डजंट नीड, कोविड में ट्रैकिंग करें न्यूट्रिशन कम्युनिटी का, चिल्ड्रन का। देन दिस इज क्रिटिक बाइडन, डेल्टा वेरिएंट एंड नेपाल, और चाइना ने एक नया लॉ बनाया है सैंक्शन करने के लिए ऑफिशियल्स को। चाइना में भी कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, ऑफिशियल्स अगर कोई आउट ऑफ लाइन जाके बोलता है उसको तो गायब ही कर देते हैं। अभी जैक मा जैसे था, वो 2-3 महीने के लिए डिसअपियर हो गया था, सीनियर मॉन्क, जबकि जैक मा इज वन ऑफ द वेल्दीएस्ट पर्सन ऑफ चाइना। दिस इज वाई, बट वी आर नॉट चाइना, वी आर इंडिया, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को डिफेंड करना जरूरी है। Then this is what's driving the fresh optimism about mutual funds. म्यूचुअल फंड्स फिर से अब सही लग रहे हैं, ज़्यादा पैसा यहाँ पे आ रहा है म्यूचुअल फंड्स में, बट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। एनकाउंटर अमेरिका, एक्चुअली क्या हो रहा है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स है ना, इसमें भी रेट्स काफ़ी कम हो गई है, तो डाइवर्ट अब लोग ज़्यादा करने लग रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, और वैक्सीनेशन भी आ रही है, थोड़ा ऑप्टिमिज्म आ रहा है, तो दिस इज़ वन रीज़न। ये है बीड मॉडल। अब सी, प्रधानमंत्री योजना है क्रॉप इंश्योरेंस की, बट क्रॉप इंश्योरेंस में भी कुछ जो जगह है जहाँ अक्सर क्रॉप फेलियर हो जाती है, जैसे कि
महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा स्टेट है, तो ये जो एरिया है ना, ये रेन शेडो एरिया आ जाता है, मराठावाड़। यहाँ बारिश काफ़ी कम होती है, तो अक्सर देखना फार्मर क्राइसिस ये सब ना विदर्भ मराठावाड़ इधर ज़्यादा होता है। तो एक जिला है बीड, यहाँ इतना ज़्यादा क्रॉप लॉस होता है कि इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे काम करने से ही मना कर देती है कि यहाँ पे लॉसेस ज़्यादा है, इंश्योरेंस में बेनिफिट होता नहीं है। इंश्योरेंस क्या होता है, जैसे सबने 10-10 रुपए का इंश्योरेंस खरीदा, 10 लोगों ने, किसी एक का अगर क्रॉप फेलियर हो गया तो उसको 50 रुपए का इंश्योरेंस था तो वो मिल जाएगा। बाकी 10 लोगों का क्रॉप तो फेल नहीं हुआ, तो इनको प्रीमियम 10 रुपये देना पड़ गया, बट इनके प्रीमियम से इंश्योरेंस कंपनी अपना मार्जिन अलग करेगी और फिर उस पैसे से इसको कंपनसेशन मिल जाएगा। तो बीड मॉडल ये है कि इंश्योरेंस कंपनीज को जो फाइनेंशियली फीजिबल नहीं हो रहा है इंश्योरेंस मेंटेन करना, उनको गवर्नमेंट जो है बचा हुआ मार्जिन वो प्रोवाइड करे। इंश्योरेंस कंपनी कवर 110% का देगी, कंपनसेशन इससे ज़्यादा होगा तो स्टेट गवर्नमेंट ब्रिज करेगी अमाउंट, पे द ब्रिज अमाउंट जो बचा हुआ, ताकि इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा हो और इंश्योरेंस कवर भी हो। तो ये बात है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भी ये जो बीड मॉडल है कि स्टेट का कंपनसेशन हो, जैसे वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है, समथिंग लाइक दैट। तो इस बात पे पुश किया जा रहा है, वैसे अग्री होना नहीं है। रेट कट ऑन कोविड आइटम्स, जीएसटी काउंसिल टू टेक अप दिस रिपोर्ट। रेट कट जीएसटी में 55th आया है एनुअल हाउसिंग। टर्की में प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इंडिया का रैंक 55th है। ट्विटर को सस्पेंड किया नाइजीरिया, अब आ गया है कू। व्हाट इज कू? ट्विटर जैसा ही ऐप है, लोकल इंडिया का है। एटीएम ट्रांजैक्शन इंटरचेंज फी विड्रॉवल हाइक हो गया है। एंड आज जोकोविक और नडाल का मैच होगा। सो दिस इज द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस। अब हम देखते हैं मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड है, उससे अगर कम है स्पीड ऑफ प्लेन तो वो होगा सबसोनिक। मैक 1 जो है वो होता है ट्रांससोनिक। मैक 1 से ज्यादा होता है वो होता है सुपरसोनिक, और मैक 5 से ज्यादा होता है वो होता है हाइपरसोनिक। तो रेशियो मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड अपॉन स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड मैक नंबर। प्लेन्स की स्पीड ऐसे हम देखते हैं। ये जो ब्रह्मोस है, ये ब्रह्मोस किस टाइप की मिसाइल है? सुपरसोनिक है या सबसोनिक है, क्या है? बिकॉज ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल, बट ये सुपरसोनिक है या सबसोनिक है? एक और ऐसी क्रूज मिसाइल है जो सबसोनिक है। आंसर दैट इज वेल। ये हुए प्लेन्स। ऐसे ही जो रफेल है, रफेल का स्पीड कितना है मैक नंबर में, ये भी आप बताइए। सुखोई का कितना है, ये भी आप बताइए। सुपरसोनिक विमान, ये वो विमान है जो ध्वनि की गति से भी तेज उड़ान भर सकते हैं। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भर सकते हैं, तो वो सामान्यतः विमान की गति से दुगना है, दैट इज सुपरसोनिक है वो। साउंड जो है ना, स्पीड ऑफ साउंड, उससे ज्यादा तेजी से प्लेन चल रहा है। बट इसका पहले काफी ज्यादा टेस्ट हुए, एक्सपेरिमेंट हुए, ट्रांस अटलांटिक कॉनकॉर्ड ने भी किया, बट इसमें ना डिसएडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी नहीं आती सुपरसोनिक जेट्स बनाने में, बिकॉज एक तो इसमें कॉस्ट बहुत ज्यादा है, पैसे बहुत लगते हैं सुपरसोनिक, तो फाइनेंशियली वायबल नहीं होता। एनवायरमेंटल डैमेज बहुत होता है, ईंधन बहुत लगेगा, ऊर्जा का उपयोग बहुत होगा, तो एनवायरमेंटल डैमेज होगा, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होगा, ईंधन की खपत होगी। तो जो रनिंग कॉस्ट है ना सुपरसोनिक प्लेन्स का, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। प्लस ध्वनि प्रदूषण होता है, ये सोनिक बूम निकालते हैं। सोनिक बूम, सोनिक बूम जैसे अक्सर न्यूज में देखते हैं, प्लेन अगर पास से क्रॉस हो गया फाइटर जेट, तो बिल्डिंग्स के सारे जो शीशे हैं ये टूट जाते हैं। सोनिक बूम, और इससे ह्यूमंस के भी कान में एक विस्फोट जैसा होता है, तो इससे ह्यूमन लाइफ भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो ध्वनि प्रदूषण एक रीजन है। प्लस ट्रांस अटलांटिक में हमने देखा कि यहाँ पर अगर सुपरसोनिक चल रहा है तो उसके लिए एक्स्ट्रा रेगुलेटरी मेजर्स भी लाने पड़ेंगे, बाधाएं काफी ज्यादा हो जाती है, नियामकों से मंजूरी प्राप्त करना एक चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है, तो इसलिए इनका अप्रूवल नहीं मिलता, और कॉस्टली तो है ही, आर्थिक रूप से संभव नहीं होता है। तो इन रीजंस के कारण सुपरसोनिक ऑल्दो हम अचीव कर सकते हैं, स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन में भी, पैसेंजर व्हीकल्स में भी, बट हम करते नहीं है बिकॉज वो फिजिबल नहीं होता है। बट फाइटर जेट्स में जरूर हम सुपरसोनिक कर सकते हैं। सुपरसोनिक, ये सीसेट है। एवरेज कंट्रीब्यूशन 50 स्टूडेंट है, 50 रुपए था, स्टूडेंट थे 24, तो टोटल कितना पैसे आए? 1200। टीचर ने कुछ पैसे लगाए x, तो टोटल कितना हो गया? 1200 प्लस x, बट नया एवरेज कितना है? 56। तो 1200 प्लस x टोटल पैसा। अब टोटल 24 स्टूडेंट थे और एक टीचर आ गया 25, तो x आ गया 200। इसका सॉल्व करने का एक ट्रिक भी होता है कि पहले जैसे 50 एवरेज था,
बाद में कितना एवरेज हो गया 56, 24 स्टूडेंट है तो हर 24 स्टूडेंट ने 6 का गेन किया, तो 24 इंटू 6 कर दो, है ना, 6 चौक 24, 4 2 6 दूनी 12 13 14, ओके, 6 4 जा 24, 4 2 6 2 जा 12 13 44, तो 144 तो इन्होंने स्टूडेंट को दिया ताकि उनका 56 एवरेज आ जाए। अब एक नया बंदा आया तो उसने भी 56 लेके आया होगा ताकि कांस्टेंट बना हुआ है, तो टोटल कितना आया 144 प्लस 56 दैट इज 200। इससे क्या ट्रिक से जल्दी हो गया ये। देन डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है और पेरीमीटर भी दिया हुआ है, सॉल्व इट एल बी यू विल गेट 2520। पेरीमीटर यहाँ पे हो गया दिस डिस्टेंस कवर्ड इन 8 मिनट, ये किलोमीटर में था, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करिए तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दिया हुआ है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस, तो x इज इक्वल टू 160, वैल्यू पुट करिए यू विल गेट द आंसर। आज के सवाल है, एक फैमिली है जिसमें 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स हैं, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है। एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स है 67 साल, दैट ऑफ द पेरेंट इज 35 ईयर एंड दैट ऑफ द ग्रैंड चिल्ड्रन इज 6 ईयर, तो एवरेज एज ऑफ द फैमिली क्या है? आंसर बड़ा सिंपल सवाल है, एज का एवरेज निकालिए। एवरेज ऑफ 20 नंबर 0 है, ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन 0, एवरेज है 0 तो कितने ज्यादा इन 20 में से एट द मोस्ट ग्रेटर देन 0 कितने हो सकते हैं? आंसर। कैप्टन है क्रिकेट टीम का, 11 मेंबर है, 26 साल का है, विकेट कीपर 3 साल बड़ा है। इफ द एज ऑफ दीज टू आर एक्सक्लूडेड, हटा दे, एवरेज एज ऑफ द रिमेनिंग प्लेयर इज 1 ईयर लेस देन द एवरेज एज ऑफ द होल टीम, तो आपको बताना है एवरेज एज ऑफ द टीम कितनी है। आंसर। ये जो एज है ना, इसके सवाल हर साल आए हैं सी सेट में, तो इनको जल्दी करना है और गलत नहीं करना है। दिस इज सी सेट, ये सुपरसोनिक है, दिस इज अबाउट बीड मॉडल, जेंडर डिवाइड, कुवैत, डिलेड गेम, आंसर कमर्शियलाइजेशन इन स्पोर्ट्स, एंड दिस इज बॉर्डरलेस वर्ड, ये है साहेल रीजन, चाइम, और आप एक डीएम है, वैक्सीन हेजिटेंसी दूर करानी है। सो दिस इज 11th of June 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.